मैंने सड़क पर एक अजीब सा कांच का बक्सा खरीदा और मुझे क्या पता था कि उसके अंदर एक छोटी सी कल्टीवेशन साधना की दुनिया बसी हुई है। उस बक्से में मैंने बस यूं ही एक केकड़ा लॉबस्टर फेंक दिया था, जो उस दुनिया में जाकर एक पौराणिक दानवी राक्षस बन गया। एक छोटी सी खिलौना तलवार वहां एक दिव्य हथियार बन गई जिसने एक सम्राट तक को कैद कर लिया। उस दुनिया के लोगों के लिए मैं अनंत काल पर राज करने वाला एक सर्वशक्तिमान भगवान हूँ, लेकिन वे यह नहीं जानते कि असलियत में मैं सिर्फ कैंसर का एक मरीज हूँ जिसके पास जीने के लिए 3 महीने से भी कम का समय बचा है। आज मैंने $388 का एक लॉबस्टर ऑर्डर किया और फिर उस प्रोजेक्शन वाले कांच के बक्से को देखने लगा। जैसे ही मैंने उसे चालू किया, बक्से के अंदर एक सूखी रेतीली बंजर भूमि दिखाई दी। वहाँ एक बेहद छोटा सा इंसान इधर उधर भाग रहा था। मैंने उसे साफ देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास आवर्धक लेंस का इस्तेमाल किया। वह एक लड़की थी जो पूरी तरह से घायल थी और 2 खूंखार काले भेड़िए उसका पीछा कर रहे थे। वह लड़की बेबसी में अपने पीछे इशारा करती है और एक काली तलवार रोशनी की किरण की तरह भेड़ियों की तरफ बढ़ती है, लेकिन वे बड़ी आसानी से उससे बच जाते हैं। फिर वे उस पर झपट पड़ते हैं और उसे नोचने लगते हैं। यह प्रोजेक्शन इतना असली लग रहा था कि मैं इसे चुपचाप खड़ा नहीं देख सका। उस बूढ़े आदमी ने कहा था कि यह बक्सा इंटरैक्टिव है, इसलिए मैंने तुरंत 2 टूथपिक उठाए और बक्से के ऊपर से उन भेड़ियों पर गिरा दिए। वे टूथपिक आसमान से बिजली की तरह गिरे और पल भर में उन दोनों भेड़ियों के आर पार हो गए जो आकार में सिर्फ कुछ मिलीमीटर के थे। वह लड़की जिसका नाम गुकिंदहान था हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने आसपास देखा, लेकिन वहां उस बंजर जमीन के अलावा कुछ नहीं था। सोचने का समय नहीं था। उसने जल्दी से एक दवाई खाई और ठीक होने के लिए पालथी मारकर बैठ गई। करीब 15 मिनट बाद गुकिंदहान की ताकत थोड़ी वापस आई। वह उन 2 विशाल लकड़ी के खंभों, जो असल में मेरे टूथपिक थे, के पास गई और मरे हुए दानवी भेड़ियों को देखकर कांप उठी। उसे लगा कि यह ताकत जरूर किसी महान गुरु की होगी। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं क्लियर थंडर सेक्ट की शिष्या गुकिंदहान हूँ। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर। लेकिन काफी इंतजार के बाद भी कोई जवाब नहीं आया और इस समय जिस सीनियर से वह बात कर रही थी वह बाहर से आया अपना $388 का खाना संभाल रहा था। मैं उस आलीशान लॉबस्टर के डिब्बे को अपने कमरे में ले आया और खाने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर बक्से की उस लड़की पर पड़ी। वह छोटी सी लड़की टूथपिक के सामने घुटने टेके बैठी कुछ कह रही थी। मैं धीरे से बक्से के करीब गया और आखिरकार मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। वह कह रही थी, सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कृपया अपना यह जादुई खजाना वापस ले लीजिए ताकि कोई बाहरी इसे चुरा न सके। मैं हंस पड़ा क्योंकि वे सिर्फ 2 टूथपिक्स थे। यह बक्सा सच में कमाल का था, खुद ब खुद कहानियां बना रहा था। मैंने उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और खाते हुए उसे देखने लगा। वह बहुत छोटी थी लेकिन बेहद खूबसूरत थी। गुकिंदहान बेचैनी से उन टूथपिक्स के चक्कर काट रही थी। तभी वह लड़खड़ाई और कमजोरी के कारण जमीन पर गिर गई। उसने आधे महीने से कुछ नहीं खाया था। चिरिफाइनिंग के सिर्फ 3रे स्तर पर होने के कारण वह बिना भोजन के जीवित नहीं रह सकती थी। उसने भेड़िए की लाश की तरफ देखा। जिंदा रहने के लिए अब वह सही गलत नहीं सोच सकती थी। उसने भेड़िए का थोड़ा सा मांस काटा और मुंह में रख लिया। उसकी भयानक बदबू से उसे उल्टी होने वाली थी, लेकिन जीने के लिए उसे निगलना ही पड़ा। यह देखकर मुझे बहुत तरस आया, इसलिए मैंने अपने लॉबस्टर का एक बड़ा सा पैर क्लॉ उस छोटी सी लड़की के ठीक सामने रख दिया। एक विशाल धधकती हुई लाल चीज उसके सामने गिरी जिससे पूरी मीन हिल गई। वह हैरान रह गई, यह क्या है? यह किस दानवी जानवर का पैर है? यह इतना बड़ा है? तभी उसके दिमाग में एक आवाज गूंजी। किंगहान ने तुरंत आसपास देखा लेकिन कोई नहीं था, पर वह समझ गई कि सीनियर एक बार फिर उसकी मदद कर रहे हैं। सिर्फ उस मांस की खुशबू से ही गुकिंदहान को अपनी ताकत वापस लौटती हुई महसूस हुई। उसने अपनी उड़ने वाली तलवार फ्लाइंग स्वॉर्ड से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ धातु के आपस में टकराने की आवाज आई। उसकी तलवार बीच से टूट गई
जबकि उस मांस के टुकड़े पर एक खरोंच तक नहीं आई। गुकिंगहान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अपनी टूटी हुई तलवार को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उनका संप्रदाय बहुत गरीब था और यह तलवार उसके गुरु ने एक एक पैसा जोड़कर बनाई थी। इधर मैं उस छोटी सी लड़की के हाव भाव बड़े मजे से देख रहा था। मुझे लगा कि मेरे $800 पूरी तरह वसूल हो गए। उसका रोने जैसा चेहरा इतना असली लग रहा था। मैंने उस मांस के टुकड़े को ऊपर से थोड़ा तोड़कर खोलने का फैसला किया ताकि देखूं कि वह क्या करती है। मैंने बक्से में कहा, पीछे हट जा। किंगहान ने वह आवाज सुनी और उलझन में ऊपर देखा। आसमान से एक विशाल सुनहरा जादुई हाथ नीचे आया और उसने बड़ी आसानी से उस दानवी मांस के टुकड़े को पकड़कर तोड़ दिया। एक तेज कड़कड़ाहट के साथ वह हिस्सा खुल गया और वह सुनहरा हाथ हवा में गायब हो गया। मैंने कहा, खाओ। किंगहान का दिमाग सुन्न हो गया था। वह जानती थी कि सीनियर ताकतवर हैं, लेकिन वे इतने शक्तिशाली होंगे उसने सोचा नहीं था। उस सफेद रसीले मांस को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और बिना किसी परवाह के उसे जल्दी जल्दी खाने लगी। गुकिंगहान को इस तरह खाते देख मेरी खुद की भूख भी बढ़ गई। लेकिन तभी मैंने कुछ अजीब नोटिस किया। मेरे डिब्बे में से लॉबस्टर का मांस कम क्यों हो रहा था? अगर यह सिर्फ एक प्रोजेक्शन है तो खाना असलियत में गायब क्यों हो रहा है? मैंने उन 2 टूथपिक्स को दोबारा देखा। उन पर सचमुच उस भेड़िए का खून लगा हुआ था। रुको रुको, यह नामुमकिन है। मुझे लगा कि शायद मेरा कैंसर मेरे दिमाग तक फैल गया है और मुझे मतिभ्रम हो रहा है। मैंने अपना सिर पकड़ा और इस बात की सच्चाई जांचने का फैसला किया। मैंने बक्से के माहौल को ध्यान से देखा। बक्से का नजारा हमेशा उस लड़की के आसपास ही घूमता था। दूर की चीजें नहीं दिखती थीं। क्या यह बक्सा सिर्फ उस लड़की के 300 मीटर के दायरे की चीजें ही दिखाता है? तभी अचानक मुझे बक्से के अंदर जमीन हिलती हुई दिखी। जमीन के नीचे से कोई चीज उस लड़की की तरफ बढ़ रही थी। मैंने तुरंत चिल्लाकर कहा, सावधान। पेट भर चुकी गुकिंगहान ने जैसे ही सीनियर की आवाज सुनी, वह तुरंत अपनी टूटी हुई तलवार लेकर सतर्क हो गई। उसने देखा कि दूर से पीली रेत उड़ रही थी और कोई चीज बहुत तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। वह एक विशाल सैंडवर्म, रेतीला कीड़ा था। किंगहान परेशान हो गई। यह मुसीबत कहाँ से आई? ये जीव तो आमतौर पर सोते रहते हैं, यह कैसे जाग गया? फिर उसकी नजर उस लाल लॉबस्टर मांस पर पड़ी और वह समझ गई कि यह इसकी खुशबू की वजह से आया है। ध्यान भटकते ही वह लगभग 20 मीटर लंबा सैंडवर्म उसके ठीक सामने आ गया और उसने अपना नुकीले दांतों वाला मुंह खोल दिया। गुकिंगहान ने अपनी टूटी तलवार को मजबूती से पकड़ा और खुद आगे बढ़कर उस पर छलांग लगा दी। सैंडवर्म ने उसे हल्के में लिया था। इस मौके का फायदा उठाकर गुकिंगहान ने अपनी टूटी हुई तलवार सीधे उसके सिर के बीचों बीच घोंप दी। वह कीड़ा दर्द से बुरी तरह तड़पने लगा। मैं यह सब बड़ी घबराहट से देख रहा था। तभी मेरी नजर मेज पर रखे एक लाइटर पर पड़ी। मैंने तुरंत उसे उठाया और उसका पीजो इलेक्ट्रिक इग्नाइटर, टिक टिक करने वाला स्पार्क पुर्जा निकाल लिया। मैंने बक्से में कहा, दूर हटो। किंगहान ने सीनियर की आवाज सुनी और खुद को उस कीड़े से दूर फेंक जाने दिया। ठीक उसी पल बक्से की दुनिया बदल गई। साफ आसमान में अचानक तेज हवाएं चलने लगीं और काले बादल छा गए, जिससे सूरज पूरी तरह छिप गया। वह सैंडवर्म डर के मारे थर-थर कांपने लगा। वह भागना चाहता था, लेकिन आसमान की ऊर्जा ने उसे हिलने तक नहीं दिया। आसमान से एक भयानक नीली बैंगनी रंग की बिजली कड़की, जिसने धरती और आसमान को चीरते हुए सीधे उस सैंडवर्म पर प्रहार किया। पल भर में बादल छट गए और सूरज फिर से चमकने लगा। जमीन पर बना एक बड़ा सा गड्ढा उस भयानक तबाही की गवाही दे रहा था। मैंने उस छोटे से कीड़े को बिजली से भस्म होते देखा और चैन की सांस ली। चलो, कम से कम मैंने उस छोटी सी जान को बचा लिया। मैंने पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद सीनियर। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने सोचा, कुछ भी? फिर मैंने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई और उड़ने वाली तलवार है? उसने कहा, मेरी उड़ने वाली तलवार तो टूट गई, लेकिन मेरे पास एक अभ्यास करने वाली लकड़ी की तलवार है जो मेरे गुरु ने दी थी। क्या सीनियर को इसकी जरूरत है? मैंने कहा,
हाँ, मुझे दे दो। यह सुनकर गु किंगहान ने अपने स्टोरेज बैग जादुई थैले में हाथ डाला और लकड़ी की एक छोटी सी तलवार निकाली। उसे नहीं पता था कि इसे सीनियर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसलिए उसने उसे सावधानी से जमीन पर गाड़ दिया और कहा, सीनियर, यह एक अभ्यास करने वाली तलवार है। इसके अंदर एक स्वॉर्ड कंट्रोल एरे तलवार नियंत्रण तंत्र बना हुआ है और इसमें स्पिरिट स्टोन्स आत्मिक पत्थर लगे हैं ताकि एक आम इंसान भी इसका इस्तेमाल कर सके। मैंने उस तलवार को देखा जो एक बाल से भी पतली थी। मैं उसे हाथ से नहीं उठा सकता था, इसलिए मैंने बक्से के अंदर एक चिमटी ट्वीजर्स डाली। किंगहान की नजर से देखें तो आसमान से दो विशाल लोहे के खंभे नीचे आए और जमीन में गड़ी उस लकड़ी की तलवार को धीरे से उठा ले गए। गु किंगहान यह देखकर उलझन में पड़ गई कि सीनियर खुद सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या वे किसी मुश्किल में हैं? मैंने उस छोटी सी लकड़ी की तलवार को अपनी हथेली पर रखा। बक्से की दुनिया सचमुच असली थी। तभी गु किंगहान ने हिचकिचाते हुए पूछा, सीनियर, क्या मैं इस दानवी जीव के मांस को अपने साथ ले जा सकती हूँ? मेरे साथी शिष्यों को आधे दानवों हाफ डीमंस ने लगभग 1 साल से घेर रखा है। वे अब और ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएंगे। मैंने कहा, मुझे इसके बारे में विस्तार से बता। गु किंगहान ने सम्मान पूर्वक सब कुछ समझाया। उसने बताया कि उसके गुरु ने इस बंजर भूमि में क्लियर थंडर सेक्ट की स्थापना की थी। 1 साल पहले हाफ डेमन कबीले ने, जो हमेशा उनके साथ शांति से रहता था, अचानक उन पर हमला कर दिया। उनका संप्रदाय खत्म होने ही वाला था कि इस बंजर इलाके के अन्य संप्रदायों ने मिलकर उनका साथ दिया और हाफ डेमन्स को पीछे धकेल दिया। लेकिन फिर दुश्मनों ने अपनी रणनीति बदल दी। उन्होंने पूरे क्लियर थंडर सेक्ट को चारों तरफ से घेर लिया और उनकी रसद, खाना पानी रोक दी ताकि वे भूख से मर जाएं। गु किंगहान को मदद और रसद लेने के लिए बाहर भेजा गया था। उसकी पूरी कहानी सुनकर मैं सब समझ गया। मैंने कहा, इसे ले जाओ, अगर यह कम पड़े तो मेरे पास और भी है। उसने खुशी से कहा, यह बहुत है सीनियर। इस मांस में बहुत अधिक आत्मिक ऊर्जा है जो शरीर को मजबूत बनाती है। यह किसी जादुई गोली जैसी है। इसकी मदद से हम उन हाफ डेमन्स से जरूर लड़ पाएंगे। गु किंगहान ने मंत्रों से ढका एक जादुई थैला निकाला और उसे लॉबस्टर के मांस की तरफ घुमाया। वह विशाल मांस पल भर में गायब होकर उस थैले में समा गया। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या यह भर गया? उसने कहा, हाँ सीनियर, यह पूरा भर गया। मैं तो बस खेल रहा था, मुझे नहीं पता था कि इनका स्टोरेज स्पेस इतना छोटा होता है। उसने आगे कहा, सीनियर, मैं अब वापस अपने संप्रदाय की तरफ जा रही हूँ, क्या आप भी वहाँ आना चाहेंगे? मैंने कहा, मुझे अभी कुछ काम है, शायद बाद में। जैसी आपकी इच्छा सीनियर। अगर कभी आपके पास समय हो तो क्लियर थंडर सेक्ट में आपका हमेशा स्वागत है। इतना कहकर गु किंगहान बंजर भूमि की गहराइयों की तरफ दौड़ पड़ी। मैं बक्से के बाहर खड़ा होकर उसे जाते हुए देख रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी, बक्से का नजारा भी बदल रहा था, लेकिन केंद्र में हमेशा वही रहती थी। दूसरी तरफ क्लियर सोर्स माउंटेन की तलहटी में अनगिनत काली परछाइयों ने क्लियर थंडर सेक्ट को घेर रखा था। पहाड़ के चारों ओर एक हल्की सी रोशनी चमक रही थी और कभी कभी बिजली कड़क रही थी। यह उस संप्रदाय का सुरक्षा कवच था, द 5 थंडर एरे, जिससे दानव भी डरते थे और जिसे आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता था। इसीलिए दुश्मनों ने उन्हें भूखा मारने के लिए घेराबंदी कर रखी थी। पहाड़ के नीचे बने दानवों के कैंप के बीचों बीच एक भेड़िए के सिर वाला आधा मानव दानव बेचैनी से इंतजार कर रहा था। वह उनका लीडर था, जिसका नाम हेईली था। तभी वहाँ एक और दानव कहता है, हेईली, मैंने पहले ही कहा था कि इस बंजर इलाके में संसाधन बहुत कम हैं। इंसानों से लड़कर हम खुद कंगाल हो रहे हैं। इन्हें लूटकर हम अमीर नहीं बनेंगे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं इंसान बचेंगे या नहीं, लेकिन हम हाफ डेमन्स बहुत कमजोर हो जाएंगे। तभी उस कैंप में अचानक एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है। वह गुस्से में पूछता है, डेमन लॉर्ड, तुम लोग हमला क्यों नहीं कर रहे हो? हेईली ने कहा, हुजूर, उनका सुरक्षा कवच बहुत शक्तिशाली है, हम उसे तोड़ नहीं सकते, बस उन्हें थकाकर कमजोर कर सकते हैं। उस बूढ़े ने ठंडी आवाज में कहा,
ऐसा लगता है कि तुम बस हमला करना ही नहीं चाहते। उसकी भयानक आभा ऑरा के कारण आसपास के हाफ डेमंस का दम घुटने लगा। वह एक नेसेंट सोल एक्सपर्ट कल्टीवेशन का एक बहुत ऊंचा स्तर था। हेली सोचने लगा कि इतना बड़ा शक्तिशाली साधु इस मामूली जगह पर क्या कर रहा है। हेली ने घबराकर कहा, कृपया शांत हो जाइए हुजूर, आप नहीं समझते, आसपास के अन्य संप्रदायों को डर है कि क्लियर थंडर सेक्ट को खत्म करने के बाद हमारा अगला निशाना वे होंगे, इसलिए वे सब यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। भले ही वे छोटे हैं लेकिन मिलकर वे बहुत ताकतवर हैं। बूढ़ा हंसा, वे सब कचरा हैं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे ग्रैंड एल्डर ने वहाँ सब कुछ संभाल लिया है। अब हम इन बागियों से निपटने के लिए आजाद हैं। लेकिन मुझे बताओ, क्या कोई यहाँ से बचकर भागा है? हेली ने कहा, एक औरत बाहर निकलने में कामयाब रही थी, लेकिन चिंता न करें, मैंने उसे मारने के लिए अपने लोग भेजे हैं। उस बूढ़े ने तुरंत एक पेंटिंग निकाली जिसमें गु किंगहान का चेहरा था। उसने पूछा, क्या यह वही है? हेली ने कहा, हाँ यही है। तभी एक छोटा भेड़िया दानव भागता हुआ आया और बोला, डेमन लॉर्ड, उस इंसान को मारने गए हमारे सारे लोग मारे जा चुके हैं। क्या वह बच निकली? बूढ़े ने गुस्से में कहा, वह औरत अब वापस भाग रही है। इससे पहले कि वह पहुँचे, मैं खुद जाकर उसे जान से मार दूंगा और उसके साथ ही क्लियर थंडर सेक्ट के लीडर को भी जन्नत पहुंचा दूंगा। हेली ने टोकते हुए कहा, लेकिन क्लियर थंडर सेक्ट ने मदद मांगने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर हमारी घेराबंदी तोड़ी थी। क्या हो अगर वे किसी बहुत शक्तिशाली मददगार को ले आएं? बूढ़ा गर्व से मुस्कुराया, इस दुनिया में कौन सी ऐसी ताकत है जो दाओवान सेक्ट का मुकाबला कर सके? हम सेंट्रल प्लेन्स के नंबर 1 संप्रदाय हैं और राइटियस एलायंस के लीडर हैं। हेली जानता था कि यह बूढ़ा भयानक है, लेकिन उसे इस सच्चाई की उम्मीद नहीं थी। वह सोचने लगा कि इस छोटे से क्लियर थंडर सेक्ट ने इतने बड़े दाओवान सेक्ट को कैसे नाराज कर दिया। और गु किंगहान, जो अभी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट शुरुआती स्तर तक पर नहीं है, उसका शिकार एक नेसेंट सोल मास्टर क्यों कर रहा है? उसकी अंतरात्मा ने कहा कि इस राज को न जानना ही उसके लिए बेहतर होगा। तभी मेरी मेज पर रखी वह लकड़ी की छोटी सी तलवार अचानक कांपने लगी। देखते ही देखते वह बड़ी होने लगी और एक 3 फीट लंबी असली लकड़ी की तलवार में बदल गई, जिस पर अजीबोगरीब जादुई मंत्र लिखे हुए थे। मैंने हैरान होकर उसे हाथ में उठाया। वह उम्मीद से कहीं ज्यादा हल्की थी और उसे छूने पर एक सुखद गर्माहट का एहसास हो रहा था। लेकिन मैं इसका इस्तेमाल कैसे करूं? मैंने अपने दिमाग में कल्पना की कि तलवार हवा में उड़ रही है और चमत्कार हुआ। तलवार थोड़ी सी कांपी, मेरे हाथ से छूटी और हवा में तैरने लगी। मैं जैसा सोच रहा था वह कमरे में उसी दिशा में धीरे धीरे उड़ने लगी। मैंने तुरंत उसे नियंत्रित करके वापस अपने हाथ में बुला लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इसका मतलब बक्से से निकाली गई चीजें असल दुनिया में भी काम करती हैं। मैं शायद अब नहीं मरूंगा। अगर मुझे उस कल्टीवेशन की दुनिया से कुछ जादुई दवाइयाँ मिल जाएं, तो शायद मेरा कैंसर भी ठीक हो सकता है। मैंने अपनी उत्तेजना को काबू किया, लेकिन मुझे एक बात की पुष्टि करनी थी। उस बूढ़े आदमी की सच्चाई क्या थी जिसने मुझे यह बक्सा बेचा था? आधे घंटे बाद मैं उसी सड़क पर पहुंचा जहां सुबह वह दुकान लगी थी, लेकिन वहां न तो वह बूढ़ा था और न ही उसकी दुकान। पास के एक दुकानदार ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, छोटे भाई, तुम भी उस बूढ़े के चक्कर में फंस गए क्या? मैं तुम्हें सच बताता हूँ, उस बूढ़े का बेटा असल में एक कब्र खोदने वाला था। उसका बेटा कब्रों से सामान चुराता था और यह बूढ़ा उन्हें यहाँ बेचता था। लेकिन कुछ दिन पहले उसका बेटा एक कब्र के अंदर ही मर गया और सदमे से उस बूढ़े को भी हार्ट अटैक आ गया और वह भी चल बसा। इसलिए तुम्हारे पैसे तो अब डूब गए। मैं बिल्कुल सुन्न रह गया। वह कांच का बक्सा असल में जमीन के नीचे किसी प्राचीन कब्र से निकाला गया था और जिसने भी उसे छुआ उसकी मौत हो गई। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे पास वैसे भी जीने के लिए कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब डरने का क्या फायदा। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। मेरे कजिन चचेरे भाई ली यांग का फोन था। उसने कहा, मैंने सुना कि तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी और उस खड़ूस बॉस तान को धमकी भी दे दी। मैंने कहा, हाँ, साले ने मेरी सैलरी रोक रखी थी। ली यांग ने कहा, तो फिर वांजिंग माउंटेन आ जाओ, मेरे पास यहाँ एक छोटा सा काम है। वांजिंग माउंटेन इस शहर की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला थी
जहां दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। लेकिन ताज्जुब की बात यह थी कि ऊपर चढ़ते हुए मुझे जरा भी थकान महसूस नहीं हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे अंदर असीमित ऊर्जा भर गई हो। रास्ते में कुछ पेशेवर ट्रैकर्स, पर्वतारोही मुझसे आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं इतनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ गया कि वे मुझे देख भी नहीं पाए। वे हैरान थे कि मैं पहाड़ों पर जॉगिंग करते हुए कैसे चढ़ रहा हूँ। मैं समझ गया था कि यह सब उस उड़ने वाली तलवार में लगे स्पिरिट स्टोन का कमाल है, जिससे मुझे लगातार आध्यात्मिक ऊर्जा मिल रही थी। बिना साधना किए ही मेरा शरीर इतना मजबूत हो गया था। मैंने सोचा कि अगली बार मैं गुकिंगहान से कल्टीवेशन की कोई तकनीक मांग लूंगा। मुझे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर इंसान नहीं बनना, बस समय से पहले मरना नहीं है। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर मुझे एक पुराना सा मंदिर दिखा। वहां एक युवा ताओवादी कपड़े पहने मेरी तरफ हाथ हिला रहा था। वह मेरा भाई ली यांग था। उसने मुस्कुराते हुए अपना सर्टिफिकेट दिखाया और कहा, देख, आजकल ताओवादी बनने के लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। सुना है इसमें अच्छा पैसा है, तेरी तो लॉटरी लग गई। मेरी बात सुनकर ली यांग का चेहरा उतर गया। उसने कहा, वह जमाना पुराना था भाई, अब हम ताओवादियों का धंधा साधुओं और भिक्षुओं ने छीन लिया है। सब लोग बुद्ध की पूजा करने भाग रहे हैं। वैसे क्या तू भी ताओवादी बनना चाहता है? भले ही आजकल कमाई कम है, लेकिन गुजारा हो जाएगा। मैंने उसके ऑफर को मना कर दिया। ली यांग ने पहले मेरी बहुत मदद की थी और अब मेरी बारी थी कि मैं उसकी जिंदगी बदल दूं। रात होते ही मैं एक घने अंधेरे जंगल की तरफ निकल गया और अपनी उस जादुई उड़ने वाली तलवार को हवा में आजाद कर दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिख दो। अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला तो नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द अपलोड किया जाएगा।